हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपना कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पार्ट कंप्लीट कर दिया था। अब हमारा जो है वो एस्टिमेशन का स्टार्ट हुआ था। कुछ हमने पार्ट एस्टिमेशन में कंप्लीट किया था, जैसे कि सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन एंड स्क्रैप वैल्यू। तो उसके बाद हमने ड्राई मटेरियल्स का भी देखा था। अब हम जो कर रहे हैं एक नॉर्मल जो है आपको कुछ इसमें आपकी यूनिट्स एंड समथिंग आप जैसे प्लिंथ एरिया एस्टिमेट या ये सारा इंक्लूडेड एरियाज़, एक्सक्लूडेड एरियाज़ कौन से होंगे, ये सारा आप करेंगे। आज इस लेक्चर में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद अगर इनकेस कोई एडिशन होगी तो वीडियोज़ ऐड होती जाएंगी प्लेलिस्ट में, वरना आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्लिंथ एरिया से। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट आपने पहले भी किया था, बट इसमें फिर से बता देता हूँ। प्लिंथ एरिया इज कवर्ड बिल्डअप एरिया मेजर्ड एट अ फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी और एट अ फ्लोर लेवल ऑफ द बेसमेंट। ठीक है, बेसमेंट के फ्लोर लेवल पे या फिर कोई भी स्टोरी पे। ठीक है, प्लिंथ एरिया ऑल एरिया इंक्लूडेड होती है इसमें, सॉरी ऑल एरिया इंक्लूडेड वॉल्स इज प्लिंथ एरिया। वॉल का भी एरिया इंक्लूड होता है पूरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ गया आपका जो इसमें चीज़ें नॉट इंक्लूडेड है वो क्या है। ये क्वेश्चन बनते हैं, नॉट इंक्लूडेड इंक्लूडेड कहता है। एग्जाम्पल, बालकनी इन द थिएटर्स के ऊपर, जैसे आपने अपना यहाँ पे जो पुराना स्वर्ण थिएटर है वहाँ पे एक बालकनी है। ठीक है, पहले ऊपर से एक बालकनी बनी है, नीचे भी यहाँ पे लोग बैठते हैं, ऊपर से भी बालकनी है। ठीक है, तो बालकनी है वो इंक्लूड नहीं होगी प्लिंथ एरिया में। ठीक है, कैंटिलीवर्स, अब कैंटिलीवर्स दो केस हैं। ठीक है, कैंटिलीवर इन अ पोर्च नॉट इंक्लूडेड। अब दो केस है, कहता है कि एक पुल यार एक्शन यार कट मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे मिल रहा, नीचे रखा था मैंने सुबह जब देखा था, उसके बाद मुझे मिला ही नहीं। नेक्स्ट आ गया कैंटिलीवर। कैंटिलीवर इन अ पोर्च नॉट इंक्लूडेड। अब इसमें भी दो केस आते हैं। नॉट इंक्लूडेड बिकॉज नो पिलर, जब इस टाइप का में भी दो केस आते हैं। नॉट इंक्लूडेड बिकॉज नो पिलर, जब इस टाइप का कैंटिलीवर हो ना पोर्च का, तो वो इंक्लूड नहीं करना है। जब कैंटिलीवर इंक्लूडेड बिकॉज हैव पिलर, ये वाला कैंटिलीवर इंक्लूड है क्योंकि अब यहाँ पे पिलर आ गए। ठीक है, तो उस पिलर की वजह से ये है। तो याद रखना, ये छोटे छोटे केसेस हैं, आगे बहुत ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्पायरल स्टेयर केस। स्पायरल जो स्टेयर केस होते हैं, जिसमें इस टाइप के जो स्टेयर केस होते हैं, जो ऐसे चलते हैं, जो शॉप्स में भी कहीं कहीं जगह लगे होते हैं। तो स्पायरल स्टेयर केस विद लैंडिंग नॉट इंक्लूडेड, जो लैंडिंग होती है विद लैंडिंग, स्पायरल स्टेयर केस विद लैंडिंग नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, बालकनीज नॉट इंक्लूडेड, बालकनीज जो होती हैं आगे बनी हुई वो इंक्लूड नहीं होती, ऑब्वियसली है, उसे याद रखना। ये वाला क्या, बालकनी है थिएटर से याद रखना, दूसरी बालकनीज भी इंक्लूड नहीं होंगी। एरिया ऑफ द लॉफ्ट, अब लॉफ्ट क्या है, काइंड ऑफ ए बालकनी इन थिएटर बट इन होम। घरों में क्या होता है, जैसे जिसके ये अपना डुप्लेक्स होता है घर, उसके ऊपर भी जैसे सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं तो ऊपर एक बालकनी बनी होती है ना ऐसे करके। ठीक है, फिर यहाँ पे कमरा होता है कोई, यहाँ कमरा या छोटी सी बालकनी जो ऊपर से होती है घरों में, उसको बोलते हैं लॉफ्ट, एरिया ऑफ लॉफ्ट। ठीक है, ये भी इंक्लूड नहीं होता। इंटरनल सैनिटरी, ठीक है, इंटरनल सैनिटरी में क्या आ गया, शाफ्ट फॉर गार्बेज शाफ्ट, अंदर बिल्डिंग के जो गार्बेज शाफ्ट बनाया होता है ना, वो इंक्लूडेड नहीं होता। अगर इफ़ नॉट इंक्लूडेड इफ़ ग्रेटर देन 2 मीटर स्क्वेयर। ठीक है ना, अगर 2 मीटर स्क्वेयर से ज़्यादा है तो लॉफ्ट इंक्लूड नहीं होगा, अगर कम है 2 मीटर स्क्वेयर से तो ये इंक्लूड करेंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये जो आते हैं ना, ये आगे भी हैं, इनको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। अब आगे कॉर्निस, जो पीओपी के अंदर रूफ कॉर्नर पे नहीं होता, पीओपी का जो कॉर्नर पे बनाया होता है छतों के ऊपर, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है ना, तो वो कॉर्निस है, पीओपी के अंदर रूफ कॉर्नर पर होता, उसे नॉट इंक्लूडेड, वो भी इंक्लूड नहीं होता। एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड नॉट इंक्लूडेड, जैसे घर के पीछे जो हम, अगर ये घर है, ठीक है, उसके साइड आगे से ये एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, गेट है, तो ये इसकी पीछे, यहाँ पे ये पूरा घर है। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला एरिया जो लॉन होगा उसको कोर्टयार्ड कहेंगे। कहता है वो इंक्लूड नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। एरिया ऑफ मोंटी, MOMT, ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना यार। तो मोमटी के एरिया जो होगा वो नहीं होगा। टावर्स, डोम अबव द टेरेस लेवल नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, अब टेरेस के जो ऊपर मोंटी होती है ना वो इंक्लूड नहीं होंगी, लेकिन जो मोंटी टेरेस के नीचे होती है ना, कुछ केसेस में होती हैं, तो वो इंक्लूड होंगी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आ गया आपका, यहाँ पे आ गया इंक्लूडेड, पहले नॉट इंक्लूडेड जो था, अब इंक्लूडेड एरिया किसमें, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में। प्लिंथ एरिया में जो इंक्लूड होता है, एरिया ऑफ अ वॉल एट अ फ्लोर लेवल एक्सक्लूडेड प्लिंथ ऑफसेट्स। ठीक है, एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल का एरिया एट फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट। प्लिंथ का ऑफसेट, जैसे अगर ये प्लिंथ है तो यहाँ से हम वॉल स्टार्ट कर, तो ये एक्सक्लूड करना। ठीक है, ये ऑफसेट, इसको एक्सक्लूड करना है। अब शाफ्ट, वाटर सप्लाई, फायर फाइटिंग, AC डक्स और लिफ्ट्स, ये सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, याद रखना, ये
जो वाटर सप्लाई, ये सारा फायर लाइटनिंग, ये आता है इसमें, ये फायर फाइटिंग्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, शाफ्ट्स हो गए, एसी डक्ट्स, ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये किस में आएगा, इंक्लूड होगा। इन केस ऑफ ओपन वरांडा, इसका केस ध्यान से करना, इसका केस ध्यान से करना है। इसमें क्या है, कहता है विद वरांडा विद पैरापेट। पैरापेट क्या होता है, पैरापेट होता है आपके पास जो छत पे वॉल होती है ना, या वरांडे पे वॉल होगी जो फ्रंट में लगी होती है जो छतों पे, ठीक है। अगर मैं सिंपल छत बनाऊँ, छत के ऊपर वो छत के ऊपर साइड पे वॉल होती है ना, उसको हम बोलते हैं पैरापेट वॉल। अब कहता है केस ऑफ ओपन वरांडा, ओपन वरांडा है, ठीक है, उसमें क्या है, विद पैरापेट, पैरापेट होनी चाहिए, ओपन वरांडा विद पैरापेट। इसमें क्या 100% एरिया जो ऊपर से छता हुआ है, ठीक है ना, उस पर जो 100% एरिया, उसका 100% एरिया करते हैं, बट 50% एरिया जो ऊपर से ओपन है। अब देखो छत देखते हैं क्या है कि बस इमेजिन करना है, ये एक यहाँ पे, ये छत पे एक एरिया, ठीक है, ये यहाँ तक छता हुआ है, ठीक है ना, ये तो आएगा इसके अंदर, बट क्या ना कि ये पैरापेट वॉल है इसके अंदर, यहाँ पे ये पैरापेट वॉल है, ठीक है। जो ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, ये 100% आएगा जब ऊपर से ये भी छता हुआ होता, बट ये ओपन है ना, तो ये कितना परसेंट आएगा, 50%, आधा एरिया इसको लेना है 50%, जब ये छता हुआ नहीं हो, याद रखना। अब एल्कोव क्या होता है, एल्कोव होता है जैसे हम घरों में वो आजकल बन रहा है ना यार, कि जो साइड पे हम उसके लिए दे देते हैं, क्या कहते हैं, अपना पार्किंग के लिए, ठीक है, तो वो एल्कोव मेड बाय कैंटिलीवर स्लैब से जो एल्कोव बनता है, ठीक है। अब क्या है, 25% इफ़ हाइट 1 मीटर तक हो, 50% इफ़ हाइट 1 से 2 हो, और 100% होता है तब एरिया जब 2 मीटर से ज़्यादा हाइट हो, ठीक है ना, तो ये याद रखना। फिर आगे कारपेट एरिया। कारपेट एरिया आपको पता, मैंने बताया था, कारपेट एरिया होता है एक्सक्लूडिंग वॉल्स, जो बीच का एरिया जिसमें हम जो अवेलेबल होता है, कवर्ड एरिया ऑफ द यूजेबल स्पेस, जो यूज़ कर सकते हैं स्पेस। अब वॉल का जो वॉल है उसको तो ना यूज़ कर सकते हैं, वॉल की स्पेस वहाँ नहीं, तो वो होता है वॉल को छोड़ के जो एट एनी फ्लोर लेवल, कोई भी फ्लोर लेवल पे, मीचर बिटवीन वॉल टू वॉल, वॉल से वॉल के बीच में। आइटम नॉट इंक्लूडेड, इसमें जो आइटम इंक्लूड नहीं होंगे वो है वॉल एरिया, बिल्कुल, वरांडा, कॉरिडोर, पैसेजेस, ठीक है ना, पैसेजेस नहीं होंगे इंक्लूड इसमें, ठीक है, जो पैसेजेस, जो कॉरिडोर्स होंगे, एंट्रेंस, पोर्च, स्टेयरकेस, बाथरूम, मशीन रूम, किचन, पैनेट्री, स्टोर रूम, कैंटीन और एसी डक्ट्स, ये आइटम्स जो हैं इंक्लूड नहीं होंगे। प्लिंथ एरिया इज़ 10 to 20% मोर देन द कारपेट एरिया। अगर जनरली बोले, प्लिंथ एरिया 10 से 20% ज़्यादा होता है कारपेट एरिया से, ठीक है। कारपेट एरिया प्लिंथ एरिया माइनस क्रॉस सेक्शन प्लस वॉल, क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस वॉल एरिया, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस वॉल एरिया, उसको प्लस करेंगे और प्लिंथ एरिया से माइनस कर देंगे तो कारपेट एरिया आ जाएगा। कहता है फ्लोर एरिया, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। फ्लोर एरिया प्लिंथ एरिया माइनस वॉल एरिया, तो ये फ्लोर एरिया आ जाएगा। फ्लोर एरिया और कारपेट एरिया ये ध्यान रखना। प्लिंथ एरिया से सीधे मैं वॉल एरिया माइनस करता हूँ, फ्लोर एरिया आ जाएगा। फ्लोर जो हमारे पास ज़मीन है अंदर घर के, ठीक है, एयर फ्लोर, बट क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस वॉल एरिया को प्लस करेंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया और वॉल एरियाज को प्लस करेंगे, उसमें आएगा आपका क्या, प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया से माइनस करेंगे तो उसमें आ जाएगा कारपेट एरिया। ये याद रखना। सेटबैक एरिया, मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड अराउंड एनी बिल्डिंग टू कीप कंस्ट्रक्शन अवे फ्रॉम रोड्स, ठीक है ना, रोड से दूर रखने के लिए एक हम सेटबैक एरिया बनाते हैं, बिल्डिंग को रोड से दूर रखना है जो, उसको हम बोलते हैं सेटबैक एरिया। सर्कुलेशन एरिया, एरिया हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ अ पीपल थ्रू, अराउंड और बिटवीन द बिल्डिंग, ठीक है, ये तो सिंपल है। लॉबीज, कॉरिडोर्स, स्टेयरकेस, लिफ्ट्स, ठीक है, याद रखना। वर्टिकल वो सर्कुलेशन एरिया क्या है, 3% ऑफ प्लिंथ एरिया, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, ठीक है ना, जो ऐसे वर्टिकल ऊपर, जैसे आप वो मांग लो अपना स्टेयर्स मान लो ये, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया जो है 7% ऑफ द प्लिंथ एरिया, 7% होता है किसके, प्लिंथ एरिया के। हॉरिजॉन्टल ज़्यादा रहता है ना, वर्टिकल जो डिस्टेंस, वर्टिकल चीज़ें होती है हमारे घर में कम होती है, स्टेयर्स कितनी होंगी, ठीक है। वर्टिकल जो है वो 3% ऑफ द प्लिंथ एरिया और हॉरिजॉन्टल है 7%। फ्लोर एरिया रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। फ्लोर एरिया इज द फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, इसको निकालना फ्लोर एरिया रेशियो, ठीक है। फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, याद रखना। प्लॉट एरिया तो ज़्यादा ही होगा, फ्लोर एरिया कम होगा, तो ये रेशियो कम आएंगे, ठीक है ना, 0.1 से कम आएंगे, 1 से कम आएंगे, ठीक है, याद रखना। क्यूबिकल कंटेंट मेथड आपको पहले भी बताया था, फिर से सूटेबल फॉर मल्टी स्टोरी होता है क्यूबिकल कंटेंट। अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट ऑफ द वॉल्यूम इनटू क्यूबिकल रेट, ठीक है, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम कैसे निकालना, प्लिंथ एरिया इनटू हाइट। मोर एक्यूरेट इन द अप्रॉक्सीमेट एरिया अगर एस्टिमेट कर रहे हैं अगर, तो हमारे ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। ये अप्रॉक्सीमेट के लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है ये मेथड देन प्लिंथ एरिया मेथड। यूनिट रेट मेथड, एस्टिमेट बाय यूनिट रेट ऑफ डिफरेंट आइटम। अप्रॉक्सीमेट का नंबर ऑफ यूनिट, एक यूनिट इंटू यूनिट रेट कितने नंबर ऑफ यूनिट है हमारे पास, और एक यूनिट की रेट वो हमें दिया होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देना किसी नंबर ऑफ यूनिट से। टिपिकल बे मेथड मैंने बताया, मेड बाय द कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ स्पैन। अब स्पैन क्या, अब ये बे है, एक स्पैन, ये एक हो गया, फिर ये अलग अलग बे हैं, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ बेस कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए ना, 1 और 2, तो 2 इंटू बे रेट मान लो जो भी होगा, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, अब नेक्स्ट करते हैं हाँ, लमसम।
लमसम आ गया कि लमसम टोटल एस्टिमेशन, इट्स एस्टिमेटिंग इज नॉट पॉसिबल टू कंसीडर, इज ठीक है, नॉट पॉसिबल टू कंसीडर स्मॉल थिंग्स, देयरफॉर लमसम एरिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम छोटी छोटी चीज़ों में हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और उसका करना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो उसका हम लमसम ले लेते हैं। जैसे कि कंटेंजेंसीज, ठीक है, कंटेंजेंसीज आ गया 3 से 5% ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया, प्रोजेक्ट कॉस्ट, सॉरी, प्रोजेक्ट का 3 से 5% कॉन्टेजेंसीज, ठीक है। कॉन्टेजेंसीज में क्या आ गया, एक्सीडेंट हो गया कोई, ठीक है ना, स्पेशलिस्ट कोई विजिट होगी, आर्किटेक्ट की विजिट या कोई स्पेशल विजिट होगी, ठीक है ना, सॉइल कहीं पे हमारी खराब थी, हमने सॉइल इंजीनियर को बुलाया स्पेशल, उसका टेस्ट कराया, ठीक है, तो उसके लिए तो ये कॉन्टेंजेंसीज में आएगा 3 से 5% होता है। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आना है एक, ठीक है। तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट आएगी 1.5 से 2, क्या था, वॉचमैन, सिक्योरिटी कैमराज के लिए और इन चीज़ों के लिए जो पैसा खर्च होता है वो 1.5 से 2% होता है, किसका, वही प्रोजेक्ट कॉस्ट का। नेक्स्ट आ गया आपका टूल और प्लांट, इसमें 1 to 1.5 प्लांट्स और टूल, ठीक है ना, वही कितना 1 से 1.5 किसका, प्रोजेक्ट कॉस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिपार्टमेंट कॉस्ट, कहता है इंजीनियरिंग कॉस्ट फॉर वर्क लाइक डिज़ाइनिंग, प्लानिंग एटसेट्रा। डिज़ाइनिंग प्लानिंग के लिए जो पैसा है वो 10 से लेकर 15%, सबसे ज़्यादा ये है जो आर्किटेक्ट्स को देते हैं, जो हम जो इसका है प्लान बनाने का देते हैं, ठीक है, इंटीरियर्स का देते हैं, ये सारा का सारा इसमें आएगा डिपार्टमेंटल कॉस्ट, ये 10 to 15% होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई, ये आए हुए क्वेश्चन है वाटर सप्लाई का, ठीक है, वाटर सप्लाई का 8% होता, ठीक है, और इलेक्ट्रिफिकेशन जो इलेक्ट्रिसिटी का ये सारा इसका होता है 8%, इसका और इसका दोनों का 8%, तो ये याद रखना, ठीक है। ये मास्टर रोल लास्ट में समझाया था, उस पर आप जाके एक बार चेक कर लेना। अब आ गया एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट। अब डिटेल एस्टिमेट में क्या बोल रहा हूँ, कहता है डिटेल एस्टिमेट है क्वांटिटी ऑफ एस्टिमेट इन द फॉर्म ऑफ अ मेजरमेंट शीट, एक क्वांटिटी जो होती है आइटम की वो मेजरमेंट शीट में होती है, और कॉस्ट ऑफ द आइटम किस में होती है, एब्स्ट्रैक्ट शीट में होती है, ये याद रखना। मेजरमेंट शीट में क्या क्वांटिटी होगी, एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या होगी, कॉस्ट ऑफ आइटम, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, तो टोटल क्या है क्वांटिटी इंटू रेट ऑफ आइटम, ठीक है। अब आ गया रिवाइज्ड एस्टिमेट, मैंने बोलता है व्हेन कॉस्ट एक्सीड 5% तब रिवाइज करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, एंड 10% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, जब, ठीक है, 10% बढ़ जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन से 10% का और 5% के ओरिजिनल कॉस्ट से, ठीक है, तो नया रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट फॉर फ्रेश डिटेल एस्टिमेट इन एडिशन ऑफ द सैंक्शन एस्टिमेट व्हेन एडिशनल वर्क इज कैरिड आउट, जब सैंक्शन कर देते हैं एस्टिमेट उसके बाद कोई एडिशन काम का एडिशन होगी, उसमें जो होता है वो होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है, रिवाइज व्हेन डेविएशन इन द मटेरियल डिज़ाइन एंड चेंज इन द कंस्ट्रक्शन आइटम ऑफ वर्क, जब चेंज करते हैं कोई कंस्ट्रक्शन में या कोई भी चीज़ उसको रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टेक्निकल सैंक्शन, ये तो एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस बताया मैंने आपको लास्ट टाइम, वो भी देख लेना, चेक कर लेना। टेक्निकल सैंक्शन, डिटेल एस्टिमेट इज मेड फॉर टेक्निकल सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन के लिए डिटेल एस्टिमेट में ही टेक्निकल सैंक्शन होता है। और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, वो किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किससे मिलता है हमें किससे मिलता है, ये लास्ट टाइम मैंने किया था, ठीक है, तो उसमें याद रखना कि जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जो होता है, ठीक है ना, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता है उस वो हमारा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए होता है, और टेक्निकल सैंक्शन के लिए होता है आपका डिटेल एस्टिमेट, ठीक है। शेड्यूल ऑफ रेट्स, क्या था, प्रिपेयर्ड बाय शेड्यूल, क्या करता है, PWD CPWD करता है, ठीक है। अब CSR SSR और DSR क्या है, कॉमन शेड्यूल रेट, ठीक है, स्टेट शेड्यूल रेट और डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट, ठीक है ना, तो याद रखना। एक्सपेंडिचर सैंक्शन पहले होना चाहिए टेक्निकल सैंक्शन से, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, पैसे का सैंक्शन पहले होना चाहिए टेक्निकल सैंक्शन से, ठीक है। कहता है टाइप ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, ये पेटी वर्क क्या होता है, लेस देन 50,000, माइनर होता है 50 से 2 लाख और मेजर होता है ग्रेटर देन 2 लाख, ठीक है। ये क्वेश्चन आया एक बार। अब नेक्स्ट करते हैं हम ड्रेनेज पाइपिंग फेंसिंग आर इन रनिंग मीटर्स, ड्रेनेज पाइपिंग फेंसिंग आर इन रनिंग मीटर्स, मीटर्स में इसको करते हैं। वेट ऑफ स्टील किसके, वेट ऑफ स्टील निकालने के लिए 0.00617 डी स्क्वेयर, डी इज द डाया ऑफ द स्टील, इंटू ये किस में आएगा, kg पर मीटर में, और इसको करते हैं d²/162 से भी करते हैं, ठीक है। ये याद रखो, या ये याद, दोनों याद होने चाहिए, ठीक है, ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। अब इसको 1 डिवाइड थोड़ी ना करोगे 162 से, तो ये याद होनी चाहिए, ठीक है, 006 इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है। अर्थवर्क, अब अर्थवर्क किस में होता है, मीटर क्यूब में होता है जनरली। इफ़ डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन इज लेस देन 30 सेंटीमीटर डेप्थ हो एंड विड्थ जो है ग्रेटर देन 1.5 मीटर हो, देन इट इज़ मीटर स्क्वायर। अगर डेप्थ जो है, हम खड्डा खोद रहे हैं, अर्थवर्क कर रहे हैं, तो एक्सकवेशन की डेप्थ जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं हो, 30 से कम हो, लेस देन 30 सेंटीमीटर, याद रखना सेंटीमीटर, और विड्थ जो है, विड्थ ये चौड़ी जो है ग्रेटर देन 1.5 हो, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, देन इट इज़ मीटर स्क्वायर में हो गए, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना 30 और 1.5 मीटर और ये 30 सेंटीमीटर, अच्छा सॉरी ये 30 सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर रहेगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। अब कहता है लीड एंड लिफ्ट, कहता है ये एक्सकवेशन है, यहाँ पे अगर मैंने एक्सकवेशन की तो ये यहाँ से ये फिलिंग है, यहाँ पे कोई फिलिंग है,
ठीक है। तो ये होगा कि ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा लीड, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा लिफ्ट, लिफ्ट हो गया ऊपर। तो ये कितना होता है 30 मीटर, ये होता है 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये एक्सकवेशन यहाँ पे। तो लीड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द सॉइल टू द डिपोजिशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। वैसे लिफ्ट एवरेज हाइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सॉइल टू द पॉइंट ऑफ द डिपोजिशन, ठीक है। नोट थिकनेस ऑफ द पार्टीशन वॉल इन टर्म्स ऑफ हाफ। पार्टीशन वॉल मैंने उस दिन भी बताया था पहले, पार्टीशन वॉल इज हाफ ब्रिक, हाफ ब्रिक से बनते हैं, ठीक है ना। स्टील वर्क, स्टील वर्क कहता है डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 kg पर मीटर क्यूब, याद रखना kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी है ना, मास अपॉन वॉल्यूम वाली, ठीक है। जनरली 0.6 से 1% ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया का 0.6 से 1% तक जो होगा वो होगा स्टील वर्क, याद रखना। किस में होगा, क्विंटल्स में मेजर करेंगे। नोट रीइंफोर्समेंट, वायर फेंसिंग, ये सब रीइंफोर्समेंट वायर फेंसिंग जो होगी ना, वायर जो हम वो सारी रनिंग मीटर में होगी, ठीक है। थ्रेडिंग, ये भी रनिंग मीटर में होगी। थ्रेडिंग क्या होता है, जिससे हम वो बांधते हैं ना, वो जब हम स्लैब की वो डालते हैं तो इधर हम इसको बांधते हैं ना, स्लैब को, लोहे की तार होती है, तो वो उसको थ्रेडिंग, वो सारी रनिंग मीटर में होगी, ठीक है। स्टील डोर्स, विंडोज, शटर, ग्रिल्स, गेट्स आर इन मीटर स्केल, ठीक है, मीटर स्केल। वट ऑफ द वेट ऑफ द 10 mm डाई ऑफ द बार इफ इज 20 मीटर इन 20 मीटर लेंथ, लेंथ दिया है तो इसकी वेट निकालना है, एरिया इंटू डेंसिटी इंटू लेंथ, एरिया निकल जाएगा π/4 d स्क्वायर, ठीक है ना। और लेंथ अब देखना है, ये इसको मीटर में रखना है, ठीक है, mm है, क्योंकि डेंसिटी किसमें तो kg पर मीटर क्यूब में, ठीक है। ये अब मीटर क्यूब में तो मीटर, इसको मीटर में रखना है, ठीक है, और लेंथ को भी मीटर में रखना है, ठीक है, ये मीटर में ही दिया है, तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, वेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब थोड़ा सा ही है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ गया आपका कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग जो है वो मीटर क्यूब में है, कंक्रीटिंग मीटर क्यूब में होते हैं। डीपीसी, डीपीसी का आते हैं, डीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। डीपीसी क्या है, इन प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल तक होती है, और मीटर स्क्वायर में डेप्थ कितनी होगी, 2 से 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है, याद रखना 2 से 2.5 सेंटीमीटर की थिक होती है ये, 2 से 2.5 सेंटीमीटर। ग्रेड, इसमें कौन सा यूज़ होता है, M10 M20 विद वाटर रिपेल्टेंट केमिकल, वाटर रिपेल्टेंट केमिकल कुछ भी हो सकता है, उसको हम डाल के वो ग्रेड हम ये 10-20 ग्रेड आएगा, ठीक है ना। लीन कंक्रीट इन रूफ टेरेस, लीन कंक्रीटिंग इन रूफ टेरेस मीटर स्क्वायर में होता है। कंक्रीट फ्लोरिंग, ये भी मीटर स्क्वायर में होगा। फ्लोरिंग कंक्रीट फ्लोरिंग, लीन कंक्रीट, ये सारा फ्लोरिंग जो होगा मीटर स्क्वायर में होगा, याद रखना, उससे कंक्रीटिंग से ये मीटर क्यूब नहीं कर लेना, ठीक है। अब प्लास्टरिंग मीटर स्क्वायर में होती है, प्लास्टरिंग इन मीटर स्क्वायर। इनसाइड प्लास्टर जो होगा घर के अंदर का वो 12 mm का होता है, आउटसाइड प्लास्टर जो होता है 20 mm का। क्यों, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेयर वो के एक्सपोजर होते हैं ना, तो उसका हम अंदर से सिलर मिलना आए तो बाहर 20 mm का रखते हैं, अंदर जो होगा वो 12 mm का होगा। ब्रिक वर्क क्या मीटर क्यूब में होगा। अच्छा, इफ़ थिकनेस इज लेस देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से कम हो तो ये मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है, या 10 सेंटीमीटर भी हो तब भी मीटर स्क्वायर में होगा। इन हाफ ब्रिक वर्क, पार्टीशन वॉल, ब्रिक सॉइलिंग, ठीक है ना, अगर हाफ ब्रिक वर्क में 10 सेंटीमीटर से ये कम हो तो ये मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वुड वर्क। वुड वर्क क्या है, मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। इफ़ थिकनेस, अगर थिकनेस 10 सेंटीमीटर से कम है तो ये मीटर स्क्वायर में जाएगा। विंडो फ्रेम, डोर्स, राफ्टर बीम, रूफ ट्रस, विंडो शटर, डोर शटर, ये सारा ये मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है, ये सब मीटर स्क्वायर में होगा, याद रखना। और ये वुड वर्क जो हो गया ये मीटर क्यूब में होगा इफ़ थिकनेस इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तब ये मीटर स्क्वायर में होगा, मीटर क्यूब में होगा। अगर छोटा है तो ये मीटर स्क्वायर में होगा, इसके अंदर ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर का वो जो फ्रेम होता है वो 10 सेंटीमीटर से कम होगा। जो डोर फ्रेम, ये जो शटर्स होते हैं ये भी तो 10 सेंटीमीटर से कम होंगे ना। स्टोन वर्क होगा मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब फॉर एनी टाइप ऑफ मशीनरी, कोई भी टाइप ऑफ मशीनरी, रबल हो, एशलर हो, ये मीटर क्यूब में ही होगा स्टोन वर्क। ये सीधे याद रखना, ये इसमें कोई वो नहीं करना, ठीक है। फ्लोरिंग मीटर स्क्वायर में होगी इफ़ थिकनेस इज ग्रेटर देन 7.5 सेंटीमीटर, अगर इसकी 7.5 सेंटीमीटर हो तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा फ्लोरिंग। जनरली थिकनेस ऑफ अ फ्लोरिंग वेरीज, ये 2.5 से 5 सेंटीमीटर होता है। डीपीसी कितना था, 2 से 2.5 सेंटीमीटर, और ये फ्लोरिंग जो होगा वो 2.5 से 5 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है, कितना चौड़ा रखना है। और अगर ये किसी भी केस में 5.5 सेंटीमीटर से ऊपर, 7.5 से ऊपर जा रही है या 7.5 भी है तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। ये उधर कुछ नहीं होगा, वो सीधे पूछेंगे फ्लोरिंग इफ़ द थिकनेस ऑफ द फ्लोरिंग इज 7.5, हम क्या करेंगे, फ्लोरिंग हम मीटर स्क्वायर डाल देंगे, नहीं वो मीटर क्यूब हो जाएगा जब 7.5 से ऊपर होगा। अब मिसलिनियस, AC शीट्स, फ्रेम, फॉर्म वर्क, ठीक है, फॉर्म वर्क वो जो हम यूज़ करते हैं अपनी बल्लियाँ, ये सारा, ठीक है। पॉइंटिंग, डैडो, डिस्टेम्परिंग, ठीक है, सेंटरिंग, शटरिंग, वाइट वॉशिंग, कलरिंग, पेंटिंग, ये सब मीटर स्क्वायर में होगी, ठीक है। स्कर्टिंग, कॉर्निस, और ये सारी ये इसको रहने दो, ठीक है।
ये स्कर्टिंग जो होती है, स्कर्टिंग होती है जो हम नीचे फ्लोर होता है ना उसके, ये दीवार है अगर, ठीक है, तो ये जो थोड़ी सी साइड में हमारा जो अगर हमने वो किया है, क्या कहते हैं, कुछ भी टाइल्स लगाए हैं, कुछ भी लगाए, जो टाइल्स या मार्बल की जो होती है, ठीक है, ये स्कर्टिंग होती है जो साइड पे, ये रनिंग मीटर में होती है, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, अब डिडक्शंस, डिडक्शंस क्या करनी होती है क्या नहीं, वो है डिडक्शन सारा। डिडक्शन का रूल्स क्या है इसके, प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग में डिडक्शन कैसे करेंगे, इफ़ द एरिया ऑफ द ओपनिंग, ओपनिंग एरिया, ठीक है, ओपनिंग एरिया इज लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर, तो फिर तो डिडक्शन होगी नहीं। इफ़ द एरिया ऑफ द ओपनिंग इज 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है, तो एक साइड होगी, ठीक है, एक साइड से होगी, या अंदर वाली साइड से या बाहर वाली साइड से, ठीक। और जो एरिया ऑफ द ओपनिंग अगर ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर से है तो डिडक्शन बोथ साइड से होगी, ठीक है, बोथ साइड अंदर बाहर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि सिंपल ये बोथ साइड, वन साइड का मतलब है अगर मैं अंदर से मेजर कर रहा हूँ क्या आपका क्या ये प्लास्टरिंग का, तो हिसाब की तो प्लास्टरिंग का करना है। तो अगर ये जो एरिया है ये ज़्यादा है किससे, क्या कहते हैं आपका 3 मीटर स्क्वायर से, तो ये अंदर वाली साइड से भी होगा और जब बाहर वाली साइड से भी करेंगे ये इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, इंक्लूड करेंगे। डिडक्शन सॉरी डिडक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे, डिडक्शन होगी, ठीक है। क्या कह रहा है, जब एरिया जो है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है कम उससे, तो हम डिडक्शन नहीं करेंगे, हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। जब 3 से बड़ा है तो हम दोनों साइड से डिडक्शन करेंगे, और अगर 0.5 से 3 के बीच में है तो एक साइड से करेंगे, वो अपनी मर्जी, ठीक है, याद रखना। मैशनरी वर्क में वैन ओपनिंग, मैशनरी वर्क क्या हो गया, जो ये आपका विदाउट प्लास्टरिंग जब हम उसको करते हैं, ईंटें वगैरह लगाते हैं, तो वैन ओपनिंग कितनी होगी, 0.1 मीटर स्क्वायर है, नो डिडक्शन। फॉर लेंटल छज्जास ऑफसेट्स, नो डिडक्शन, इसके लिए डिडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर बीम सॉफिट्स राफ्टर्स एंड पुर्लिन अप टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अगर इनका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है तो नो डिडक्शन। तो अब ये सॉफिट्स होते हैं, ये अगर मैं इसको, ये थोड़ा 3D में आप इमेजिन कर लो, ये बाहर आया हुआ, ठीक है, तो ये जो होता है ये सॉफिट्स होते हैं, ये जैम्स होते हैं और ये सिल्स होते हैं, ठीक है। ये आपका किसका स्ट्रक्चर बना है, विंडो का, ये 3D में है, ठीक है, 3D में इस टाइप का ये विंडो है। तो ये कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको बनाऊँ, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये जो होगा ये सिल्स नीचे, ये साइड में जैम्स और ये सॉफिट्स, ठीक। तो अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्रिक सॉइलिंग। ब्रिक सॉइलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो। ब्रिक सॉइलिंग में क्या है, जो टेरेस पर ब्रिक बिछाते हैं, ठीक है, छत के ऊपर ब्रिक नहीं बिछाते हैं ताकि हमारा वो ना हो, ज़्यादा आजकल हीट ना आए, याद है ना, तो उस वजह से। नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब पता है आपको 500। नंबर ऑफ ब्रिक इन एज सॉइलिंग 1 मीटर क्यूब में 50 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में, क्योंकि अब बिछा रहे हैं ना उसको, ठीक है, तो ये एरिया में 1 मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब सॉरी ये वॉल्यूम का है, ये मीटर स्क्वायर है, क्योंकि फ्लोरिंग कर रहे हैं ब्रिक की। तो 1 मीटर क्यूब में 54 आएंगी जब एज सॉइलिंग होगी। जब फ्लैट सॉइलिंग होगी तब क्या होगा, 34 है। एज सॉइलिंग क्या होता है, ज़्यादा नहीं करना, ब्रिक को हम ऐसे ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन सा बनाते हैं ना, इस टाइप का कुछ ऐसे ऐसे, और जब सीधे सीधे लगाते हैं तब, ठीक है, तब फ्लैट सॉइलिंग उसको बोलते हैं। तो फ्लैट सॉइलिंग में 34, एज सॉइलिंग में 54। फॉर एज सॉइलिंग और सॉइलिंग, इसको फ्लीट सॉइलिंग भी कहते हैं। एंड एरिया ऑफ द सॉइलिंग अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक है, ठीक है। एरिया ऑफ सॉइलिंग, सॉइलिंग कितना एरिया मैंने कवर करना ब्रिक से, अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक। वैसे ही फॉर ब्रिक मैशनरी, नंबर ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ मैशनरी अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है। कंट्रैक्ट्स, ये छोटा सा बचा कंट्रैक्ट्स अगर कंट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में टाइटल पेज होता है जिसमें नेम ऑफ द वर्क होता है, इंडेक्स पेज होता है जिसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, किस टाइप का वर्क है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है, कंप्लीशन टाइम, ठीक है, इसमें लिखा होता है, और अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी अभी बताऊंगा आगे क्या होता है, ठीक है। अर्नेस्ट मनी किसमें, इंडेक्स पेज में आएगा। टेंडर फॉर्म में क्या आएगा, बिल ऑफ क्वांटिटी, टेंडर फॉर्म जो आएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये तीन चीज़ें आएंगी। कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट करने की कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है, डिपॉजिट 10% एज अ सिक्योरिटी, 10% हम सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। क्यों सिक्योरिटी क्यों डिपॉजिट करते हैं, हर जगह सिक्योरिटी क्यों होती है कि आप भागना जाओ कहीं, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी एक डिपॉजिट करके रखते हैं। और दूसरा, इससे क्या हो जाता है कि पता चल जाता है कि आप सीरियस हो चीज़ को लेके, ठीक है। इट इंक्लूड्स 2% ऑफ अर्नेस्ट मनी, 2% इसमें ही 10% में अर्नेस्ट मनी होती है। अर्नेस्ट मनी क्या होती है, अर्नेस्ट मनी होती है इन इट इज़ द गारंटीड अमाउंट विच शो द सीरियसनेस ऑफ अ कंट्रैक्टर एंड अवॉइड फॉल्स बिड, ऐसे फालतू की बिड नहीं लगाई है भाई, सीरियस है वो। और मनी पेड टू कन्फर्म द कॉन्ट्रैक्ट, मनी पेड टू कन्फर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जब थोड़ा सा पैसा दे देते हैं तो ये कन्फर्म करने के लिए, हाँ भाई मैंने लेना, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आ गया आइटम रेट, यूनिट रेट और शेड्यूल रेट। एग्जीक्यूशन ऑफ अ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रेट, पब्लिक फॉर पब्लिक एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स,
ठीक है। नो डिटेल ड्राइंग नीडेड, किसमें, आइटम रेट, यूनिट रेट और शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट में। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, परसेंटेज फीस टेकन फॉर द एग्जीक्यूशन, कुछ परसेंट पैसा ले लेंगे क्योंकि हमने स्टार्ट करना पैसा काम। प्रॉफिटेबल फॉर कंट्रैक्टर, ये ज़्यादा है प्रॉफिटेबल, पैसा मिल जाता है ना स्टार्टिंग में कि कुछ स्टार्ट करने का पैसा दे दो भाई। फिर कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड फी इज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर रिस्पेक्टिव ऑफ अ टोटल कॉस्ट, एक फिक्स अमाउंट ऑफ फी, इसमें वो बोल सकते हैं इतने परसेंट दे दो, इसमें फिक्स्ड अमाउंट है वो देना है हमने, ठीक है, ये यूज़ नहीं होता ज़्यादा। कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर इज पेड एक्चुअल कॉस्ट बाय द ओनर विथ सर्टन परसेंटेज एज और एग्रीड इन अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, इसमें कुछ पैसा एक्चुअल कॉस्ट जो है वो भी देंगे और कुछ पैसा परसेंटेज के उसमें भी दे देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट था। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ओनर पे ओनली फॉर लेबर, ओनर जो होता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ओनर ने किया होता है कि हम सिर्फ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आपको पैसा देंगे। नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसमें ऊपर नीचे पैसा चल सकता है, मतलब कम ज़्यादा पैसा हो सकता है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट में होता है बाय मिनिमम और पर्सन लेस देन 18 ईयर। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कोई काम जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 18 साल से नीचे का, तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। टेंडर, आइटम ऑफ देयर आइटम एंड देयर क्वांटिटीज़, उसको बोलते हैं टेंडर। एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट होता है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को भी बोलते हैं, नॉट इंक्लूड डिटेल डिस्क्रिप्शन। एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट याद रखना, प्रीलिमिनरी को एब्स्ट्रैक्ट को प्रीलिमिनरी, ठीक है। शेड्यूल्स ऑफ रेट बाय गवर्नमेंट ऑफ एवरी ईयर, ठीक है ना, हर साल गवर्नमेंट शेड्यूल ऑफ रेट निकालती है। एनालिसिस ऑफ रेट, रेट पर यूनिट ऑफ आइटम, मटीरियल, लेबर, टूल, वाटर चार्ज एक्सेट्रा। यहाँ हमारा जो हो जाएगा खत्म, क्या एस्टिमेशन भी ऑलमोस्ट खत्म ही है, कुछ एडिशन होगी, कुछ एक्स्ट्रा जो होगा पॉइंट वो मैं ऐड कर दूंगा इसमें। अपडेट रहना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आज हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट खत्म, नेक्स्ट हम सर्वे स्टार्ट कर लेंगे, सर्वे के साथ साथ एफएम भी कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ एक और क्या कि इसमें एक चीज़ आती है, क्या आता है कि जो ये पैसा है ना, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये कब वापस करते हैं, ये वापस करते हैं या तो ध्यान रखना क्वेश्चन आया, या तो 6 मंथ के बाद कर देते हैं कि 6 महीने तक देखेंगे तूने जो बिल्डिंग बनाई है वो ठीक है कि नहीं, 6 मंथ, या फिर और द फर्स्ट मानसून, उस बिल्डिंग की फर्स्ट मानसून कवर करके जो पहले आ गया, मान लो 6 महीने, आज मैंने बनाई, ठीक है, मानसून लगा लेते हैं जुलाई में आते हैं, जुलाई में मानसून आया तो मैंने जून में ये बना के कोई बिल्डिंग दे दी। अब मानसून किस में है, सितंबर में चले जाएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हो गए ना, तो मानसून निकल गया तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। अब अगर मैं बिल्डिंग बनाता किस में, दिसंबर में, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये 6 महीने आ गए, तो मानसून जुलाई में आते हैं, तो क्या हो गया, अब मानसून नहीं देखना, 6 महीने पहले आ गए तो वो तब दे देना पैसा। तो ये 6 मंथ या फिर मानसून कवर करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखना, ठीक है। ऐसे ही प्रिपेयर करते जाओ, बस थोड़ा सा सपोर्ट करो। जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का, उसमें मैं क्वेश्चन डालते रहूँगा पर सब्जेक्ट पर टॉपिक, ठीक है। तो वो सॉल्व करना है हमने लास्ट के 10 to 15 डेज लास्ट के उसके क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।